एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल्स का, परमाणु संरचना का, और इसमें से स्टार्ट लेंगे अर्लियर एटॉमिक मॉडल का। मीन्स प्रारंभिक समय में परमाणु की संरचना को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया, और इसे देने वाले साइंटिस्ट थे जे टॉमसन। तो इनके नाम से इस मॉडल का नॉमिनेशन दिया गया थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। बच्चों, ये एटॉमिक मॉडल स्ट्रक्चर में लाइक एज अ वाटरमेलन होता है, जिसे फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। और इस फिगर के अकॉर्डिंग इस एटॉमिक मॉडल के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे अर्लियर एटॉमिक मॉडल है और इसकी कंपैरिजन की गई वाटरमेलन से, और ऐसा मानते हैं कि जो फ्लैसी पार्ट है, रेडिस वाला फ्लैसी पार्ट है वाटरमेलन का, उसमें इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरह से उपस्थित होते हैं जैसे कि वाटरमेलन के सीड यानी बीज जिस प्रकार से वहां धसे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय साइंटिस्ट जे थॉमसन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल the positive charge is separated over a sphere of radius near about 10 to the power minus 8 centimeter and electrons are embedded in। यानी ये जो फ्लैसी वाला पार्ट है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस रखता है, और इसका जो रेडियस है वो नियर अबाउट 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर तक होता है, और इसी पार्ट में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। और जब डिस्कस करते हैं इसके मॉस का, तो पाते हैं कि ये एटॉमिक मॉडल डिस्कस करता है कि इसका समस्त मास समान रूप से वितरित होता है। दिस मास इन दिस मॉडल द मास एज्यूम दैट होल मास ऑफ एटम इज सेपरेटेड इवनली। एंड फाइनली डिस्कशन करें कि कहां पर ये मॉडल फेल हुआ, देन ये स्टेबिलिटी और स्पेक्ट्रम जैसे कुछ विशेष बिंदु थे जिनका डिस्कशन नहीं कर पाया, इसलिए ये मॉडल फेल हो गया। ये सिद्धांत केवल परमाणु की विद्युत उदासीनता की तो व्याख्या करता है, लेकिन स्पेक्ट्रम और स्टेबिलिटी की डिस्कशन नहीं कर पाता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सो ये मॉडल फेल्योर हुआ, और देन इसके बाद फिर अगला मॉडल प्रस्तुत किया गया साइंटिस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, जिसे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं, अल्फा एक्सक्रीटरी एक्सपेरिमेंट के रूप में से जानते हैं, और नाभिक की खोज मीन्स डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस से रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट होता है। तो अब चलते हैं इस मॉडल के बाद समझ लेते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था और कैसे इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं रदरफोर्ड के न्यूक्लियस मॉडल का, नाभिकीय मॉडल का, और इसे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के रूप में भी पढ़ लेते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को नॉमिनेट करते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। बच्चों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 ने ये एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया, और इन्होंने गोल्ड की एक मेटेलिक फाइल ली, मीन्स धात्विक पन्नी, और जिसका जो थिकनेस था वो नियर अबाउट 0.0004 सेंटीमीटर के आसपास नियरेस्ट था, और इस पर अल्फा रे की बम्बार्डिंग करें। और अल्फा रे का जब डिस्कशन करते हैं तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंस रखते हैं जो सेल्फ रे या ऑटो रे का एक्सक्रीशन करते हैं, मीन्स अल्फा, बीटा और गामा रेस का एक्सक्रीशन करते हैं। ऐसे सब्सटेंस रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं, और एक्सक्रीशन की ये एविडेंस रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। तो कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा रेस की बम्बार्डिंग कराते हैं, और इसके अकॉर्डिंग कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं ऑब्जर्वेशन द्वारा। तो इस डायग्राम से समझ लेते हैं। इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण हैं जो इस फाइल के एक्सटर्नल पार्ट को पास आउट कर जाता है, यानी आर पार निकल जाता है, जो ये प्रूफ करता है कि एटम का जो एक्सटर्नल पार्ट है वह एम्प्टी है, मीन्स खोखला है, जबकि
कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ थोड़ा मिड वाले पार्ट के पास से गुजरते हैं और वे एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इस तरह से इनका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इससे प्रूफ होता है कि जैसे अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, उसी तरह से यहाँ एटम का कोई पार्ट है जो पॉजिटिव है, जिसके कारण ये रिफ्लेक्शन होता है। ये अल्फा रे जब और मिड वाले पार्ट के से गुजरते हैं तो इनका रिफ्लेक्शन एंगल और ज्यादा हो जाता है। कुछ इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिससे प्रूफ होता है कि जो मिड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है, जिसके कारण इनका रिफ्लेक्शन हो जाता है। देन सम अल्फा रेज मिड वाले पार्ट से टकराते हैं और उसी दिशा में वापस लौट आते हैं जिस तरह से वे गुजरते हैं या जाते हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि जो एटम का मिड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव तो है ही और सॉलिड भी है, ठोस भी है, जिसके कारण ये पार्टिकल्स वापस अपने मार्ग में लौट आते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन से पॉइंट डिस्कस किए और इनके आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट किए जिन्हें समझते हैं। और ऑब्जर्वेशन से ये 3 रिजल्ट्स मिलते हैं। पहला कि एटम का एक्सटर्नल पार्ट खोखला होता है, जिसके कारण ये अल्फा रे इनको भेद करके आर पार निकल जाते हैं। और सेकंड, एटम का मिड वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज वाला है, जिसके कारण ये अल्फा रे रिफ्लेक्ट होकर के एंगल बनाते हुए बाहर की ओर प्रकीर्णित हो जाते हैं। और थर्ड रिजल्ट फाइंड आउट हुआ कि एटम का मिड वाला पार्ट जो कि सॉलिड है और पॉजिटिव चार्ज वाला है, जिसके कारण ये अल्फा रे टकरा करके वापस अपनी दिशा में लौट आते हैं। और इसी पार्ट को, मिड वाले पार्ट को नॉमिनेट किया गया न्यूक्लियस और इसे नाभिक कहते हैं। तो रदरफोर्ड साइंटिस्ट पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम में न्यूक्लियस के होने को प्रूफ किया था, और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को जानते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, मीन्स परमाणु नाभिक की खोज। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन का और इन ऑब्जर्वेशन से प्राप्त हुए रिजल्ट्स का। जो अधिकांश जो अल्फा कण है वो अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे ही निकल जाते हैं, मीन्स मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल ऑन स्ट्रेट पाथ विदाउट एनी डेविएशन फ्रॉम द पाथ। जबकि कुछ अल्फा कण अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं। सम अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर एट लार्ज एंगल्स अकॉर्डिंग टू डायग्राम, जैसा हम लोगों ने फिगर में देखा। और कुछ अल्फा कण मध्य भाग से टकरा करके वापस अपनी दिशा में लौट आते हैं। सम अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पथ। और इन्हीं पॉइंट से 3 रिजल्ट्स फाइंड आउट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट से रिजल्ट मिलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, मीन्स मेजर पोर्शन ऑफ एन एटम इज हॉलो। एंड सेकेंड, जब थोड़ा सा विक्षेपित होते हैं तो ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है, इसलिए एटम में कुछ पॉजिटिव और हैवियर पार्टिकल्स होते हैं। सो वी सेज दैट एटम हैज अ स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज सेंटर। एंड लास्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही मध्य वाला ठोस भाग जहां से वो अल्फा पार्टिकल्स टकरा करके वापस अपनी दिशा में लौट आते हैं, नाभिक कहलाता है। तो परमाणु का मध्य वाला धनाभिषिक्त भाग नाभिक कहलाता है। The mid and positive part of atom is called nucleus। तो ये रिजल्ट प्राप्त हुए अल्फा एक्सपेरिमेंट से, जो कि रदरफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसके आधार पर रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया, उसकी संरचना देख लेते हैं और फिर आते हैं कि डिफेक्ट्स क्या रह गए, कौन से ऐसे दोष या कमियां रह गई रदरफोर्ड मॉडल में जिसके कारण ये मॉडल कुछ समय के बाद फेल्योर हुआ और फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स के बाद रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके एक तरह से ओपिनियंस हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। एटम अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है और इसका अधिकांश भाग खोखला है। एटम इज एन एक्सपेरिमेंटली स्मॉल स्फेरिकल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स इन विच मेजर पार्ट इज हॉलो।
प्रत्येक परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म, सघन, भारी और धनावेशित केंद्र होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इन ईच एटम देयर इज एन एक्सपेरिमेंटली स्मॉल, डेंस, हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज सेंटर विच इज नोन एज न्यूक्लियस। परमाणु का समस्त धनावेश प्रोटॉन के रूप में नाभिक में उपस्थित होता है। अभी डिस्कस करेंगे जब हम इनके स्टेबल ग्रेन्स का, तो देख पाएंगे रिजल्ट में कि जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन के कारण, और उपस्थित हैं स्थायी मौलिक कण के रूप में साथ में न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रेजेंस है न्यूक्लियस में, जबकि इलेक्ट्रॉन हैं जो कक्षकों में चक्रण करते हैं। तो एज ए रिजल्ट हम लोग जानेंगे और फिर इसके बाद में इसकी डिमेरिट्स करेंगे। तो कह सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर शेष क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर का जो परिक्षेत्र है वह ऑर्बिटल्स या कक्षाओं के रूप में जाना जाता है। और लास्ट के पॉइंट एटम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं कि एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और यही रीजन है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, अर्थात तो विद्युत उदासीन होते हैं। रेडियस का कंपेरिजन करें तो आर ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू नियर अबाउट 10⁻13 सेंटीमीटर होता है, और जबकि एक एटम के लिए रेडियस हम लोग जान पाते हैं कि ये नियर अबाउट 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। तो ये सारी जानकारियां रदरफोर्ड ने इस अल्फा एक्सपेरिमेंट के माध्यम से प्रूव की और अपना ये एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। कुछ कमियां रह गई थी जो डिफेक्ट के रूप में हम लोग यहाँ पढ़ पाते हैं, और रदरफोर्ड के परमाणु दोष के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए जान पाते हैं कि कौन से ऐसे मुख्य बिंदु थे जिसके कारण ये एटॉमिक मॉडल फेल्योर हुआ, और उसके बाद फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की थीसिस के। बच्चों, ये मॉडल मैक्सवेल के थ्योरम को फॉलो नहीं करता है, उनकी कंडीशंस को अप्लाइड नहीं करता है। अगर हम एक डायग्राम लें इस एक्सपेरिमेंट का, तो न्यूक्लियस किसी एटम का मिड वाला सॉलिड और पॉजिटिव चार्ज वाला भाग होता है, और इससे ये एक्सटर्नली पार्ट एडिट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया था। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, और ये मिड वाला पार्ट जो कि पॉजिटिव है और सॉलिड है, स्मॉलेस्ट है, ये इसका न्यूक्लियस है, मीन्स नाभिक है। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रेजेंस है, मीन्स पी और एन, जिन्हें कॉमनली न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, इनकी प्रेजेंस है। तो अगर ये डायग्राम हम देखें तो इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्सेप्ट कहता है कि ये चक्रण करते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी का रोल है यहाँ, और जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी मूवमेंट करेगा तो कोई ना कोई एनर्जी पार्ट है जो लॉस करेगा। सपोज दैट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करता है, जिसके कारण ये अपनी कुछ ऊर्जा को एक्सीड करता है, एनर्जी उत्सर्जित करता है। और इसी प्रकार से जब ये यहाँ तक आता है, कुछ ऊर्जा और एक्सीड करता है। धीरे धीरे करके ये लोवेस्ट स्ट्रक्चर्स में आना स्टार्ट करता है, एनर्जी को लगातार एक्सीड करता जाता है, और ऊर्जा कम होते जाने के कारण ये धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि ये अपनी एनर्जी इतना अधिक एक्सक्रीट कर चुका होता है कि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल नियरेस्ट होगा, और एट लास्ट आकर के इस न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो हम जान पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, और जबकि न्यूक्लियस जहां प्रोटॉन की प्रेजेंस है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो अपोजिट चार्ज सिमिलर डिवाइस में होने के कारण ये नष्ट कर देंगे, या न्यूक्लियस नष्ट हो जाएगा, और जिसके कारण एटम भी नष्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैक्सवेल के थ्योरम को फॉलो नहीं करता है, और साथ ही साथ इससे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस
स्टेबिलिटी ऑफ एटम की भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अर्थात ये रदरफोर्ड का मॉडल ये नहीं बता पाया कि ये परमाणु स्थायी है अथवा अस्थायी है, अर्थात इसके स्थायित्व की व्याख्या यह परमाणु मॉडल नहीं करता है। तो इस तरह से ये डिमेरिट्स पॉइंट वाइज डिस्कस की जा सकती हैं। ये एटॉमिक मॉडल मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत का पालन नहीं करता है। दिस मॉडल डज नॉट ओबेज द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और बच्चों, ये परमाणु मॉडल स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने पर जो स्पेक्ट्रम क्रिएट होते हैं उनके बारे में भी जानकारी नहीं देता है। दिस एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम्स। और इस तरह से फाइनल रिजल्ट से प्राप्त होता है कि यह एटॉमिक मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं करता है। दिस एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो इस तरह से ये रदरफोर्ड मॉडल बच्चों कुछ समय तक एक नए एटॉमिक मॉडल के रूप में जाना गया, समझा गया। और अच्छा ये रहा कि इसके द्वारा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल की डिस्कवरी का एक कॉन्सेप्ट आया जो आगे आधुनिक परमाणु मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो कहीं ना कहीं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आज वर्तमान में एटम की मॉडर्न स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में जाने से पहले, मींस बोरबरी कॉन्सेप्ट में जाने से पहले, मोजले साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके किसी एलिमेंट्स के लिए उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास फाइंड आउट किया गया था। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या है एटॉमिक नंबर्स, यानी परमाणु क्रमांक, जिसे परमाणु संख्या भी कहते हैं। मोजले ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंस रखने वाले पॉजिटिव चार्ज, मीन्स धनावेश की संख्या ही उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है। किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित धनावेशों, और जब धनावेशों कहते हैं तो यह आवेश प्रोटॉनों के कारण आता है, तो प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। और अगर हम इसको डिफाइन करें इन इंग्लिश, देन वी सेज दैट पॉजिटिव चार्ज who presents in atomic nucleus are known as atomic number. It is symbolized by a letter Z. परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं, और चूंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉनों के लिए सिंबल P का यूज करते हैं, तो अगर फार्मूला क्रिएट करें देन एटॉमिक नंबर के लिए फार्मूला होगा P = Z, मीन्स परमाणु क्रमांक इक्वल्स टू प्रोटॉनों की संख्या। बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप माइंड सेट करें, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पर हमें प्रोटॉन से जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, और जेड की वैल्यू मीन्स परमाणु क्रमांक के द्वारा उसके प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी होगी। बेसिक क्लासेस में जब हम लोगों ने एलिमेंट्स किए थे कॉन्फ़िगरेट करने के लिए, तो उनके एटॉमिक नंबर ही थे। और आज जो पीरियोडिक टेबल है आपकी
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है, जो जेड वैल्यू पर ही आधारित है, और इसीलिए एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में लेटरली उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों यानी एटॉमिक नंबर्स के आधार पर सेट किया गया। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। तो ये देख पाते हैं कि जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट यूज की गई हैं, ये इन एलिमेंट्स के लिए उनके एटॉमिक नंबर्स होते हैं, जो कि सीरियली इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं। अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। और देन डिस्कस कर लेते हैं परमाणु भार का। परमाणु भार, इसे एटॉमिक मास कहते हैं, या इसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। मास नंबर, और बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस वो पार्ट है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रेजेंस है। अगर ये न्यूक्लियस है तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रेजेंस है। सिंबलाइज करते हैं P फॉर प्रोटॉन्स एंड फॉर न्यूट्रॉन्स। और बच्चों, जब कॉमनली हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को वन वर्ड में डिफाइन करते हैं, देन इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को अगर ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ P प्लस N को न्यूक्लियॉन्स के रूप में जानते हैं। सो कह सकते हैं P प्लस N इक्वल्स टू न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉनों की संख्या में इन दोनों का ही टोटल आ जाता है। बस यहीं से डेफिनेशन क्रिएट हो जाती है कि किसी एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का टोटल नंबर उसका एटॉमिक मास कहलाता है। सो कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक मास। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या उसका परमाणु भार कहलाती है। परमाणु भार कहलाती है। अब डिस्कस करें इसके सिंबल का, तो इसे A से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला हो जाएगा A इक्वल्स टू P प्लस N। मीन्स प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाती है, मास नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल ने इनको लिखने का, सपोज दैट कार्बन के लिए एग्जाम्पल ने, कार्बन का Z वैल्यू 6 होता है जबकि इसका A वैल्यू 12 होता है। तो जो एटॉमिक मास हैं या मास नंबर्स हैं वो उसके एटॉमिक नंबर से यानी परमाणु क्रमांक से जस्ट डबल या कई बार उससे ज्यादा अधिक होते हैं। तो इस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक एज ए 7 and 14, तो यहाँ एटॉमिक मास क्या है 14। इसी तरह से सोडियम 1123, तो इसका एटॉमिक मास सोडियम का क्या होगा 23 होगा। ये है इनका आइडेंटिफिकेशन। तो आगे की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करेंगे और इसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आएंगे जहां बोरबरी का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, बोरबरी योजना के रूप में इस मॉडल को पढ़ेंगे और उसके बाद हम जान पाएंगे कि किस तरह से इसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में।